गुड मॉर्निंग आप सभी को जोहार। तो आज की इस रिकॉर्डेड वीडियो में ये डालने का ये है कि कल हमारा इंटरनेट भी सही नहीं था और आप लोग भी शायद फ्री नहीं थे, तो भाई मैंने सोचा कि एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली ये जो वीडियो होगा ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेंचमार्क जजमेंट कहे जाते हैं, वैसे जजमेंट को मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूंगा। तो देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है जो आईएएस के प्री में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि को खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट पे ये क्वेश्चन ये फॉर्म हो गया है कि ये जो जजमेंट था ये था समानता वर्सेस स्टेट। ठीक है, समानता वर्सेस स्टेट। ये बेसिकली एक एनजीओ है जो कि जनजातीय भूमि, अनुसूचित जाति की भूमि के लिए ये क्या कर रही थी, इसने गवर्नमेंट से जो है फाइट किया था। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको पता है कि जनजातीय जो लोग हैं उनकी भूमि का अधिकरण और उनके लिए जो कल्याण की बातें हैं वो 5वीं अनुसूची में सब कुछ कही गई है, किस तरीके से उनका सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो उस पे ये क्या है, ये एनजीओ ने फाइट किया था। अब ये पूरा सिनेरियो समझने के लिए मैं आप पहले केस पे आऊंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आप दूसरा जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया है कोयलो केस से लेकर के। ठीक है, कि भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो मेरे ये क्वेश्चन दिखाने का ये मतलब है कि आपके यूपीपीसीएस या फिर किसी भी पीसीएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड बन चुका है 2017 से ही। ठीक है, शायद उससे भी पहले से, लेकिन इसके बाद ये ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो अब हम एक एक करके अपने कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला केस मैंने लिया है बेरूबारी केस। ठीक है, बहुत ही फेमस केस था ये बेरूबारी केस, और इस केस की जो नींव है, ये आज़ादी के तुरंत बाद जब हमारा सीमा बंटवारा हो रहा था 1947 में, तभी इसकी नींव पड़ गई थी। लेकिन ये केस जो मामला है जो हाईलाइट हुआ वो हुआ 1960 में। अब बेसिकली है क्या, देखिए, हमारी आज़ादी के बाद आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट का पाकिस्तान इसके बाद से, है ना, और ये है आपका ईस्ट का पाकिस्तान। तो उस वक्त क्या था कि जो रेड क्लिफ ने जो सीमा बंटवारा किया था, सीमा निर्धारण किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो बंटवारा किया वो किया कि मैं थाने के हिसाब से सीमा को बंटवारा कर देता हूँ, क्योंकि इनके पास जो टाइम था वो तकरीबन 5 वीक का ही टाइम था, जिसमें जल्दी जल्दी इन्होंने सीमा बंटवारा करना चाहा। और ये थानों के हिसाब से जब सीमा बंटवारा हो रहा था, तो हमारे वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी में एक थाना है जिसका नाम है बेरूबारी। तो ये थाना क्या है कि इन्होंने इस वक्त क्या किया कि सारे थानों पे तो सीमा बंटवारा किया, लेकिन इस बेरूबारी के बीच ये लाइन खींचना भूल गए या फिर इनसे छूट गई। तो अब बाद में पाकिस्तान ने ये मामला उठा दिया कि हमें ये जो बेरूबारी है ये हमारे हिस्से में आता है। और इस डिस्प्यूट को देखते हुए तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आर्टिकल 3 की हेल्प से क्या किया कि मैं ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान को देना चाहता हूँ। लेकिन विपक्ष ने इस पर हंगामा किया कि आर्टिकल 3 में आप अपने राज्य के भीतर, अपने देश के भीतर हुए क्षेत्र सीमा में बदलाव कर सकते हैं, उनके नाम आदि का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं। लेकिन ये मामला पहुंच गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सही माना कि आप अपने क्षेत्र से बाहर की सीमा का बंटवारा या फिर उसका सीमा निर्धारण इस आर्टिकल 3 के तहत नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद नेहरू जी ने जो है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए ये। ठीक है, और 9वां संविधान संशोधन 1960 में इन्होंने इस संशोधन को किया, और करने के बाद इसमें उन्होंने इस क्षेत्र का जो है, जो बेरूबारी वाला जो विवादित क्षेत्र था, ये किसे सौंप दिया, ये पाकिस्तान को दे दिया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर, जो इस सरकार ने नवी संविधान संशोधन कर 1960 के अकॉर्डिंग ये क्या किया, इस क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को सौंप दिया। तो बेरूबारी का केस बिल्कुल जो है आपके सामने अब क्लियर होगा। कम शब्दों में ज़्यादा उलझना नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझनी थी। ठीक है, तो आर्टिकल 3 हमारा क्या कहता है कि आप अगर किसी अपने बॉर्डर में, ठीक है, अपने बॉर्डर मतलब अपने सीमा क्षेत्र में आप राज्यों या फिर उनका सीमा निर्धारण या फिर उनका बंटवारा या फिर उनके नाम परिवर्तन, ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अपने सीमा निर्धारण से बाहर जा करके नहीं। तो सरकार को क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने 9वीं संविधान संशोधन 1960 लाना पड़ा, और उसके बाद इस क्षेत्र का बंटवारा हो पाया। ठीक है, तो ये था बेरूबारी का पूरा मामला, जो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखिए, आप मैप में इस बेरूबारी को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
एक दो चीज़ें और लिख लीजिएगा इसमें, अगर इसमें न्यायमूर्ति जो थे वो थे बीपी सिन्हा। ठीक है, न्यायमूर्ति कौन थे यहाँ पे? बीपी सिन्हा, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे देखिए, ये बेरूबारी का ये मैप है, मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आते हैं इस पे, हमने बात कर ली, रेड क्लिफ को समझ लिया, आर्टिकल 3 समझ लिया। ठीक है, और इसके चीफ जस्टिस जो थे वो प्रहलाद बालाचार्य जी थे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत 9वीं संविधान संशोधन किया गया 1960। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हमारा जो जुडिशियरी है, ठीक है, हमारे एग्जीक्यूटिव और हमारे लेजिस्लेटिव, इन तीनों के बीच एक बाउंड्री लाइन है, यानी कि इन तीनों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन जुडिशियरी के पास ये पावर है, ठीक है, कि ये क्या कर सकती है, इन पे नजर रख सकती है, लेजिस्लेटिव पे और एग्जीक्यूटिव के कार्य पे। तो जिस पावर को क्या कहा गया, आपको पता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे एक दो केस हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीजें काम आएंगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, तो ये जो एक केस है, ये भी एक बेंचमार्क डिसीजन था। इसमें ये था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, जिसमें आपको पता है कि 1978, ठीक है, 1978 के पहले का ये मामला है, तकरीबन 1967 का। तो उस वक्त तो जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो, उसमें हमारा आर्टिकल 31 भी था, मतलब लोगों के पास प्रॉपर्टी थी। तो अब क्या है, आपको पता है कि भारत में जो जमींदारी सिस्टम वगैरह थी, इससे क्या था कि बहुत सारे लोग जिनके पास जमीनों की बहुत बड़ी तादाद थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जमीनें बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्वायर कर रखी थी। तो होता क्या है कि भाई, पंजाब की गवर्नमेंट जो होती है, पंजाब सरकार, वो एक कानून लेकर के आती है कि हम जो जिनके पास भी ज़मीनें हैं ज़्यादा, हम उनकी ज़मीनों को क्या करेंगे, सीज करेंगे। लेकिन जैसे ही एक जमींदार की ज़मीन को सीज किया जाता है, तो ये गोलकनाथ जो है, ये पहुंच जाते हैं कहाँ, हाईकोर्ट के पास चले जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में इनके पास जो है कोई इनके हक में सुनवाई नहीं होती, तो ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट आने के बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलते हैं कि ये मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है, कि मैं अपने जितनी चाहे वो प्रॉपर्टी मैं एक्वायर कर सकता हूँ। तो और इनकी जो जमीन अधिग्रहण की गई थी वो थी खेती की जमीन। ठीक है, खेती की जमीन इनकी अधिग्रहण कर ली गई थी। अब सरकार इस पे कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, ये प्लांट लगवा सकते थे, यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लग सकती थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी का राइट है। ओके, और इन्होंने बोला कि भाई, मैं जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्वायर कर सकता हूँ। ये सरकार मुझसे मेरा राइट टू प्रॉपर्टी, यानी मेरे फंडामेंटल राइट्स को मुझसे नहीं छीन सकती। लेकिन सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर एक आधार बनाया कि एक केस था, ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन, जहाँ पर जज ने वहाँ पे कहा था, 5 जजों की पीठ ने ये फैसला दिया था कि सरकार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन इस फैसले को पलटते हुए 11 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया कि संविधान संशोधन की शक्ति तो दी गई है संसद को, ठीक है, लेकिन वो उस मामले में संविधान संशोधन नहीं कर सकती, या फिर उस अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन करती है, इस शब्दों में समझिए, ऐसा संविधान संशोधन करती है जिससे फंडामेंटल राइट फ्रिंज हो, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो राइट्स हैं इनकी, वो अगर फ्रिंज होती है, तो फिर क्या होता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू इस पे हो सकता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस फैसले को पलटते हुए क्या किया गया कि 11 जजों की पीठ ने यह फैसला पलटा और कहा कि मौलिक अधिकारों में बदला बदली नहीं चलेगी। मौलिक अधिकारों में अगर किसी तरह की फेरबदल होती है, उसको फ्रिंज किया जाता है, तो फिर ये बातें नहीं। कुल मिला के आपको समझ आ गया कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये 1978 के पहले की बात है। 1978 के बाद तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये बेसिकली केस जो है ना, इस केस को बोला जाता है कि ये केस है 9th शेड्यूल से रिलेटेड। ठीक है, 9th शेड्यूल आप लोगों को पहले बता दूं कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले 9th शेड्यूल समझने से पहले हम जुडिशियल रिव्यू समझते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय के पास ये शक्तियां होंगी कि अगर कोई भी नया कानून आ रहा है, और वो नया कानून जो है किसी तरीके से हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर
या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी को भी अगर वायलेट करता है तो फिर क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है समझिएगा। आर्टिकल 13 का कहना है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून लेकर के नहीं आ सकती, ठीक है, यानी कि कोई भी कानून ऐसा लेके नहीं आ सकती जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनता हो, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, हमसे छीनता हो। तो ऐसे कानून को क्या किया जा सकता है, वॉइड किया जा सकता है, यानी कि ऐसे कानून को हटाया जा सकता है। अब देखिए 9th शेड्यूल क्या है कि 9th शेड्यूल को एक तरह से कहा जाता है ब्लैंकेट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब आप कोई भी कानून बना करके अगर उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो 9th शेड्यूल को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है कि इसका मामला किसी भी हाल में किसी भी न्यायालय के पास नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बेंचमार्क फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ों को बोलती है कि नहीं। 24 अप्रैल 1973 को एक जजमेंट आया जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जजमेंट था केशवानंद भारती, ठीक है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी फैसला जो 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर 9th शेड्यूल में डाला गया है या फिर कोई कानून 9th शेड्यूल में डाला गया है 24 अप्रैल 1973 के पहले, तो वो चाहे जैसा भी उसका आप कह सकते हैं कि जैसे भी उसकी सब्जेक्ट जैसा भी चाहे हो, यानी कि वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहा हो या फिर कोई भी हो, तो हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, हम उस पर कोई सुधार नहीं कर सकते। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी 24 अप्रैल 1973 से अगर कोई ऐसा जजमेंट, ऐसा कोई कानून आता है जो कि हमारे क्या कर रहा हो, कि हमारे आर्टिकल 13 के अगेंस्ट जा रहा हो, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल है उसको वायलेट कर रहा हो, तो फिर उस फैसले को हम नल करार दे सकते हैं। तो आपको आई थिंक आर्टिकल 13 का मतलब समझ आ गया होगा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ आ गया होगा, 9 शेड्यूल क्या है वो समझ आ गया। ठीक है, अभी देखा होगा आपने कि 1932 का आधारित खतियान नीति को बनाकर कानून बनाकर 9 शेड्यूल में डालने की बात की गई थी। लेकिन अगर ये 1932 के आधारित खतियान नीति 9 शेड्यूल में डाली जाती है और इससे भी किसी का फंडामेंटल राइट या फिर इससे भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इससे अगर वायलेट होता है, फ्रिंज होता है, तो फिर इसे क्या किया जाएगा, नल करार दे दिया जाएगा। ये पावर जो है जुडिशियरी के पास अब है। कब के बाद, तो जजमेंट ऑफ 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती बनाम स्टेट। तो बेसिक आर्टिकल 368 क्या है कि भाई संसद के पास ये असीम सी शक्तियां दी गई है कि वो चाहे तो किसी भी तरह का कानून जो है वो बना सकती है किसी भी चीज के ऊपर। लेकिन उसके लिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझ आ रही होगी कि आप कानून तो बना सकती है संसद, ये असीमित शक्तियां तो उसके पास है, लेकिन कोई भी ऐसा कानून जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, वैसे कानून को नल करार देने में सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने जब प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें जितनी भी बातें दे रखी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, या फिर उसमें दे रखा हम भारत के लोग, तो कोई भी ऐसा कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे उस गिवन कीवर्ड के अगेंस्ट अगर कोई कानून आता है तो फिर क्या कर सकते हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। और 9th शेड्यूल में भी आप भले ही डाल दें, ब्लैंकेट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा गया है 9th शेड्यूल को, उसमें भले ही आप डाल दें, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट उस चीजों को क्या कर सकती है, नल करार दे सकती है। ठीक है, तो ये जो कानून है वो एक तरह से प्रोस्पेक्टिव तरीके से लाया गया कि 24 अप्रैल 1973 से ये चीजें जो अगर होंगी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये मामला था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों का क्या है, सेपरेशन है। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों को सेपरेट पावर दिए गए हैं। लेकिन जुडिशियरी का क्या है कि जुडिशियरी के पास ये जो है, आप कह सकते हैं कि हिडन पावर है कि ये इनके चेक एंड बैलेंस कर सकती है। और ये जो चेक एंड बैलेंस का जो है, ये भी इनके क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारे जुडिशियल रिव्यू भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो कुल मिला के आईआर कोलू केस क्या था, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि 9 शेड्यूल में बना करके डाले गए किसी कानून को लेकर के ये मामला उठा था और वो कानून था भूमि से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम तीन चार चीजें और ऐड ऑन कर सकते हैं। पहली चीज है आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए
यहाँ लिख देता हूँ यूनिटी एंड सोवेरेनिटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड ऑल्सो द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के टाइम कही कि हमारे पास ये पावर है कि हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, आप भले ही 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, ठीक है, और चाहे फिर आप किसी भी आर्टिकल को अगर वायलेट कर रहे हैं और आपने किसी भी हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, या फिर आप हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल, ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ये सारी चीज़ें, अगर आप इस चीज़ों को किसी भी तरीके से फ्रिंज कर रहे हैं तो हम उस कानून को जो है नल करार दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इनमें जो सुप्रीमेसी पावर है किसके पास है, जुडिशियरी के पास। ये अलग बात है कि लेजिस्लेटिव को जो भी पावर दी गई है और उसमें जुडिशरी की पावर, इन दोनों के बीच खींचातानी का इतिहास काफी समय से रहा है। इंदिरा गांधी के समय से ये इतिहास देखने को मिल रहा है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहती है, लेकिन जुडिशरी अपने आप, ठीक है। तो कुल मिला के आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू था। आते हैं समाथा वर्सेस स्टेट। देखिए समाथा क्या है, ये एक एनजीओ है, ठीक है। आपको पता है कि 5th शेड्यूल हमारा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 5th शेड्यूल का टू, इसमें कहा जाता है कि ये जो है प्रोटेक्ट करेगी कि इसकी डिग्निटी ऑफ ट्राइबल्स एरिया की, इनकी इकोनॉमिक जस्टिस की, इन सारी चीज़ों की, ठीक है, 5th शेड्यूल। तो होता क्या है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो है एक कंपनी को शेड्यूल एरिया का जो लैंड है वो उस कंपनी को दे देते हैं, जिसके कारण ये समाथा जो स्टेट, समाथा जो है वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के खिलाफ जो है हाईकोर्ट मूव करती है, जहां पे इन्हें न्याय नहीं मिलता उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है, इनका पिटीशन ही रिजेक्ट कर देता है। इस एनजीओ का ये कहना था कि शेड्यूल एरिया का जो लैंड है उसको एक्वायर करने की जो शक्ति है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट उसे एक्वायर करके किसी कंपनी वगैरह को नहीं दे सकती। तो जैसे ही ये हाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, तो इस सुप्रीम कोर्ट में इसका ये फैसला दिया जाता है कि भाई शेड्यूल एरिया में अगर लैंड ट्रांसफर होगा, शेड्यूल एरिया, ठीक है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत ये फैसला आता है कि शेड्यूल एरिया का अगर लैंड ट्रांसफर होगा तो वो सिर्फ एक आधार पर हो सकता है, पीस एंड गुड गवर्नेंस, पीस एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो लैंड है वो किसी भी कंपनी वगैरह को आप दे दीजिए एक्वायर करके इन शेड्यूल एरिया वालों का, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि आप झारखंड में देखिए शेड्यूल एरिया जहाँ पे रहते हैं, शेड्यूल एरिया यानी कि शेड्यूल ट्राइबल लोग जहाँ पे रहते हैं, उनका जो लैंड है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है किससे, मिनरल्स वगैरह से, रिसोर्सेज से। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ कंपनी आना चाहेगी, प्लांट लगाना चाहेगी, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते जब तक वो कंपनी क्या है कि मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई कंपनी ना हो, या फिर कोई ट्राइबल आप कह सकते हैं पर्सन उस चीज़ों को ना एक्वायर कर रहा। तो ये कुल मिला के ये फैसला दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनको इस आप कह सकते हैं ये एक्वायर नीति जो थी, जो कानून जो था उससे इनको राहत मिल गई। और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का एक बेंचमार्क डिसीजन हो गया कि अब अगर झारखंड में भी मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, कोई भी कंपनी को आप लैंड एक्वायर करके देते हैं, तो उसके पहले कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए कि भाई वो लैंड जो आप दे रहे हैं वो पीस एंड गुड गवर्नेंस की निशानी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से एफिलेटेड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मोटा मोटी जितनी चीज़ थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, ठीक है। अब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, और आपके जितने इम्पॉर्टेंट केसेस थे लगभग मैंने उन सबको इसमें शेयर किया है आपके साथ। उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे एग्जाम से, देखिए मेरे एक बात को समझ लीजिएगा, हम यहाँ पे कोई लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जज बनने के लिए या फिर किसी वकालत में जाने के लिए नहीं आए हैं, एडवोकेट लॉयर कुछ बनने नहीं आए हैं। हमारा सिंपल सा मैटर है, हमें इतना ही पढ़ना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज भी किसी चीज़ का खराब होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो इतनी चीज़ें आपको बस याद रखनी है कि बेरोजगारी आर्टिकल 3 करना चाहती थी सरकार,
5 वीक का समय था, रेड क्लिफ ने ये चीज़ें स्टार्ट की, थाने के आधार पे बंटवारा था ना, तो सरकार ने पूछा सुप्रीम कोर्ट भाई ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आर्टिकल 3 से बंटवारा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बाउंड्री लाइन के बाहर की बात है, तो आपको संविधान संशोधन करना होगा। तो सरकार ने 368 के तहत नवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया 1960, ठीक है। और ये बेरूबारी जो थाना था, यानी ये क्षेत्र जो था, ये बांग्लादेश यानी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। सिंपल, ठीक है। रेड क्लिफ ने किया, इसमें चीफ जस्टिस प्रहलाद बल्लाचार्य थे, याद करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे गोलकनाथ, ये भी आपने समझ लिया कि इस तरीके से गोलकनाथ खेती की हुई जमीन जो थी उसको राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद 1978 के बाद तो ये मामला ही खत्म हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाला सीन ही, ठीक है। आईआर कोयलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसका अब आपने बेंचमार्क डिसीजन देख लिया। फिर केशवानंद भारती केस के बारे में भी मैंने डिस्कशन कर दिया कि ये मठ को लेकर के, केशवानंद महाराज जी का मठ जब एक्वायर कर लिया गया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया था, और जो जजमेंट आया था वो ये आया था कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें होती हैं, छेड़छाड़ होता है, उसको इन्फ्रिंज किया जाता है, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, ठीक है। सामाथा वर्सेस स्टेट मैंने इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब एरिया लैंड से रिलेटेड चीज़ें थी, तो ये आपको जानना जरूरी था क्योंकि हमारे यहाँ भी शेड्यूल एरिया के लोग रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।